हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th के चैप्टर 16 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स मीन्स जल हमारी जीवन रेखा के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाटर हमारे लिए और हमारी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाटर के बिना हम अपने लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वाटर जो है वो हमें एनर्जी, हमारी प्यास को बुझाता है और साथ साथ वाटर जो है वो प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए ज़रूरी होता है। जो भी प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हमें मिलते हैं वो भी किस पे डिपेंड है? वाटर पे ही डिपेंड है। अगर प्लांट्स जो है अगर उसको वाटर नहीं मिलेगा तो क्या वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी वाटर पे ही डिपेंड है। एक छोटे कीड़े को भी देख लीजिए तो वो भी अपनी प्यास बुझाने के लिए थोड़ा सा पानी पीने ज़रूर जाता है। तो हम सभी पूरी रूप से किस पे निर्भर है? जल पे ही निर्भर है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में वाटर के बारे में क्या बताया है। जल है तो कल है, जैसा कि एक स्लोगन है हमारे बुक में लिखा कि जल है तो कल है। अगर जल है तभी तो हमारा भविष्य है, हमारा फ्यूचर है, हमारा लाइफ है। अगर जल ही नहीं रहेगा, वाटर ही नहीं रहेगा तो क्या हम अपने लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर पाएंगे? क्या हम अपने लाइफ को जी पाएंगे? नहीं। तो इसलिए कहा गया कि जल है तो कल है। इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। अगर तुम्हारे पास वाटर है, अगर आपके पास वाटर है तो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो, अपने भविष्य की चिंता कर सकते हो। अगर वाटर ही नहीं रहेगा तो हमारा फ्यूचर ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हमें जल ही नहीं मिलेगा तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो उससे हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा? और हम अपने फ्यूचर के बारे में भी इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि जल है तो कल है। देखिए अब क्या बताया कि 22 मार्च इज़ सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च को हम सभी वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये वर्ल्ड वाटर डे क्यों मनाया जाता है? तो ये लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाता है इससे कि अगर आप वाटर को वेस्ट कर रहे हैं तो आप वाटर को वेस्ट ना करें, क्योंकि इस वर्ल्ड वाटर डे के थ्रू ही लोगों में ये मैसेज भेजा जाता है कि वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वाटर को हमें बचाना चाहिए। हमारे अर्थ पे पीने के लिए कितना पानी बचा है और हम जो है ह्यूमन, एज अ ह्यूमन कितना वाटर वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह की अवेयरनेस लोगों में फैलाई जाती है जिससे लोग पानी को बचाएं, उसकी बचत करने का जाने कि किस तरह पानी को बचाया जाता है। इसलिए ये वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। या कोई भी डे हम सेलिब्रेट करते हैं तो वो लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ही, उनको अवेयर करने के लिए, यानी उनको इसके प्रति जागरूक करने के लिए ही हम उस डे को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बताया है कि द अमाउंट ऑफ वाटर recommended by the United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 liters per person per day। यानी यूनाइटेड नेशन ने ऐसा रिकमेंड किया है, बताया है, जब सर्वे किया होगा तो उन्होंने ऐसा बताया कि जितना भी वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं, वॉश करते हैं अपने क्लॉथ्स को, या कुकिंग या फिर प्रॉपर मेंटेनिंग हाइजीन करने में, तो मिनिमम 50 लीटर तक पानी हम पर डे क्या करते हैं? यूज कर जाते हैं। तो इसलिए इसमें बताया कि पर डे हम कितना वाटर यूज करते हैं? 50 लीटर। यानी समझिए तो आप दो बकेट या 2.5 बकेट वाटर जो है वो हम पर डे यूज कर जाते हैं। एज वी नो 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो 71% वाटर से कवर है, इसलिए तो हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। और जो 71% वाटर हमारे अर्थ पे है, लेकिन अगर उसमें से देखा जाए तो कितने वाटर जिसका हम यूज कर सकते हैं? तो मात्र 0.006% ही वाटर जो है जिसका हम यूज कर सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर पानी जो है वो सी या फिर ओशियन से आते हैं। और हम जानते हैं कि जो सी का जो पानी होता है, यानी समुद्र के पानी जो होती है वो कैसा होता है? साल्टी होता है, खारा होता है, जो हमारे पीने लायक नहीं रह जाता। और उसका यूज हम नहाने में भी नहीं कर सकते हैं, ना कपड़ों को धोने में कर सकते हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो हमारे यूज के लिए बस 0.006% वाटर ही हमारे यूज के लिए रह जाते हैं। नेक्स्ट समझते हैं वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स।
वाटर जो है वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, यानी 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। सॉलिड फॉर्म जो होता है, जो हमारा बर्फ़ होता है या फिर जितने भी हिमालय पे देखिएगा जो वाटर का फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। और फिर जितने भी हम देखते हैं ग्लेशियर्स, वहाँ भी जो वाटर होता है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और लिक्विड फॉर्म में जो हम पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में जो वाटर देखते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और जो वाटर एज अ वेपर बन जाते हैं, यानी बाष्प बन के उड़ जाते हैं, तो वो वाटर होते हैं गैसियस फॉर्म में। इस तरह वाटर जो है वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। The water on the earth has been maintained for millions of years by various processes which make the water cycle। हमारे अर्थ पे जो वाटर प्रेजेंट है उसमें सालों सालों तक बहुत सारी प्रोसेसेस होते रहते हैं, जिसके थ्रू ही हम जो वाटर यूज करते हैं या फिर जो हमें ग्राउंड वाटर मिलता है या फिर वर्षा होती है, वो सारे प्रोसेस जो होते हैं वो हो पाते हैं। और इन सारे प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। वाटर साइकिल के बारे में हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था डीपली, उसके बारे में जाना भी था। तो ये जो वाटर साइकिल है वो कितने प्रोसेस में होता है? उसमें 6 प्रोसेस होते हैं। पहले होता है ग्राउंड वाटर, फिर उस ग्राउंड वाटर में इवोपोरेशन का प्रोसेस होता है। तो उसके बाद जब इवोपोरेट हो जाते हैं वाटर, तब उसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू क्लाउड्स बनते हैं। और फिर हम देखते हैं कि क्लाउड्स जो है फिर देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में भी ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद जो वाटर होते हैं उनमें इनफिल्ट्रेशन होता है। फिर नेक्स्ट होता है प्रेसिपिटेशन। तो इस तरह ये जो साइकिल है वो चलते रहता है, और यही साइकिल क्या कहलाता है? वाटर साइकिल कहलाता है। आप देखते होंगे जो ग्राउंड वाटर होता है वो बाष्प के रूप में, यानी वेपर के फॉर्म में, उनमें इवोपोरेशन का प्रोसेस होता है। तो वो धीरे धीरे वेपर के फॉर्म में चले जाते हैं स्काई में, और उनमें फिर कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू फिर वो क्लाउड बन जाते हैं, यानी बादल बन जाते हैं। फिर हम देखते होंगे जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं उनमें भी ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो पत्तियां हैं, पत्तियों में से फिर जो वाटर होते हैं पत्तियों में प्रेजेंट, उनमें ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू उसके वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते होंगे कि जितने भी वाटर है उनमें इनफिल्ट्रेशन होता है, यानी जो वाटर नदी, तालाब या फिर किनारे किनारे जम जाते हैं उनमें भी इनफिल्ट्रेशन होता है। फिर वो जो वाटर है उसमें प्रेसिपिटेशन होता है। तो इस तरह ये प्रोसेस चलते रहती है और हमारे वाटर साइकिल के सारे प्रोसेस को पूरा करते रहती है, और इसी तरह हमें वाटर मिलते रहता है। There is an uneven distribution of water. Much of it has resulted from human activities. हम देखते हैं कि वाटर का जो है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का। हम देखेंगे तो पॉन्ड्स में भी है, लेक्स में भी है, रिवर्स में भी है वाटर प्रेजेंट है, लेकिन मच ऑफ इट हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़। और जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है देखते होंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ही वाटर का यूज़ किया जाता है। हम ह्यूमन वॉशिंग में, कुकिंग में, बाथिंग में, इस तरह हम जो है वो बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ में वाटर का यूज करते हैं। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर हम किसे कहेंगे? तो जो देखते होंगे कि जब वाटर हमारे लैंड पे आता है तो वो हम जानते हैं कि हमारा सॉइल, हम देखते होंगे कि मॉइस्चर जैसा हमें लगता है, यानी सॉइल में हमें नमी जैसी लगती है। तो सॉइल में हमें मॉइस्चर कैसे फील होता है? क्योंकि जितने भी वाटर होते हैं उसको हमारा सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर वो जो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके जो वाटर है वो हमारे सॉइल के नीचे चला जाता है। और इस तरह जो वाटर हमें ग्राउंड से मिलता है, ग्राउंड की जब खुदाई करते हैं तो बहुत अंदर से जो वाटर मिलता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। और जिस टेबल पे, यानी जिस एरिया पे खुदाई करते करते जहाँ पे जो एरिया होता है जहाँ से वाटर का हमें लगता है कि मॉइस्चर जैसा फील होने लगता है, वो जो एरिया है वो वाटर टेबल कहलाता है। और वाटर टेबल के पास से ही जो वाटर फाउंड होता है यानी प्राप्त होता है उसे ग्राउंड वाटर हम कहते हैं। The process of seeping of water into the ground is called infiltration। यानी वैसी प्रक्रिया जिसके थ्रू क्या करती है, ग्राउंड जो है वो वाटर को सीपिंग करती है, यानी रिसाव होता है वाटर का
धीरे धीरे ग्राउंड जो है वाटर को रिसती है, यानी सिपिंग करती है, अपनी ओर खींच लेती है, उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसे ही हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन द ग्राउंड वाटर गेट्स रिचार्ज्ड। और इसी इनफिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू ही जो ग्राउंड वाटर होता है वो रिचार्ज हो जाता है, यानी उसमें पुनः जो ग्राउंड वाटर का हम यूज कर लेते हैं हैंड पंप या फिर बेल कुआं जो होता है उससे, या फिर बोरिंग लगाकर जो ग्राउंड वाटर हम ले लेते हैं, तो फिर यही इनफिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू ही उस ग्राउंड वाटर में फिर से पानी ग्राउंड में जमा होने लगता है, और जिसके कारण ग्राउंड क्या हो जाता है, पुनः रिचार्ज हो जाता है। और एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। और ये जो प्लेस कहाँ, कौन से प्लेस पे, तो एट प्लेसेस ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। ये जो ग्राउंड वाटर है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं, तो जो हार्ड रॉक के लेयर्स होते हैं वाटर टेबल के नीचे, वहाँ पे जाकर ये ग्राउंड वाटर स्टोर हो जाते हैं, और जिसे दिस इज़ नोन एज एक्वीफर, और इसे हम एक्वीफर के नाम से भी जानते हैं। वाटर इन द एक्वीफर्स कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प्स। और जो एक्वीफर्स के जो वाटर होते हैं, यानी भूजल के जो पानी होते हैं, उसे यूजुअली बाहर कैसे निकाला जाता है, तो उसे हम ट्यूबवेल्स की हेल्प से या फिर हैंड पंप्स की हेल्प से हम उसे बाहर निकालते हैं। आप देखते होंगे जब भी हैंड पंप्स कहीं पे लगता है तो बहुत सारी मिट्टी की खुदाई की जाती है, बहुत देर तक बैम्बू के थ्रू उसमें बैम्बू से होल किया जाता है, फिर फंसाया जाता है और बहुत दिनों तक वहाँ पे खुदाई चलती है। फिर जिसके बाद धीरे धीरे करते देखेंगे कि पहले गंदा पानी निकलता है, फिर धीरे धीरे करते करते साफ़ पानी निकलने लगता है। तो इस तरह ये जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर से ही हमें उसमें जो एक्वीफर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी भूजल जो रहता है, उससे ही हमें पीने का पानी भी मिल पाता है। देखिए इसमें डेप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, यानी भौम जल का स्तर जो है उसके अपक्षय होने के कुछ कॉजेज़ बताए गए कि किस कारण जो है वो हमारे वाटर टेबल का डेप्लेशन हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट कॉज है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी हमारी जनसंख्या की वृद्धि होने से। जिस तरह हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं, लोग बड़े बड़े बिल्डिंग्स अपने अपने मकान बना रहे हैं, जिस कारण जितने भी वाटर है, हम जानते हैं कि वाटर की जो शिपिंग होती है वो कहाँ होती है, वो ग्राउंड पे होती है, खुले एरिया पे होती है, घास वाले मैदान पे वाटर जो है वो सॉइल जो है उस वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और जो बड़े बड़े मकान बन जाएंगे, बिल्डिंग्स बन जाएंगे, तो वो एरिया कैसा हो जाता है, पैक्ड हो जाता है, वहाँ पे मिट्टी नहीं रह जाती है, जिस कारण जो वहाँ की मिट्टी है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और वहाँ जो ग्राउंड वाटर भी नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग जो है वाटर की कमी होते जा रही है। और ये जो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा कि लोग वाटर की ज़्यादा अमाउंट में यूज करने लगेंगे, वाटर को बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, जबकि वाटर की कमी हो रही है, वाटर कम रहेगा और उसका यूज ज़्यादा होगा। तो उससे क्या होगा, फ्यूचर में तो लोगों को पानी कमी मिलेगी, इसकी जो प्रॉब्लम होगी वो उन्हें झेलनी पड़ेगी। इसलिए हमें पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है कि इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, जितने भी इंडस्ट्रीज की बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे जितने फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। तो उससे भी क्या हो रहा है, वो जो इंडस्ट्री है वो वाटर का कहाँ से लाएंगे अपने यूज के लिए, तो वो भी ग्राउंड वाटर का यूज करेंगे। वो हैंड पंप लगाते हैं, ट्यूबवेल्स लगाते हैं, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, पानी की कमी हो रही है। तो ये सारे भी इसके कारण भी क्या हो रहा है, जो वाटर टेबल है उसका डिप्लेशन हो रहा है। और साथ ही जो है ये वाटर शॉर्टेज के भी कॉजेज हैं, यानी इनसे वाटर पानी की कमी भी हो रही है इन सारे कारणों से, यानी जो इंडस्ट्री है उसके बढ़ने से भी पानी की कमी हो रही है। फिर नेक्स्ट समझते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। जितने भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, आप देखते होंगे वर्षा के पानी को तो यूज किया ही जाता है, बारिश जो होती है उसकी पानी जो है वो खेतों में जाती ही है। लेकिन साथ ही अगर कभी वर्षा नहीं हुई तो लोग नदी तालाबों का पानी यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, और उससे भी नहीं हो पाता है तो बोरिंग लगा लेते हैं, हैंड पंप लगा लेते हैं, ट्यूबवेल्स लगा लेते हैं और उससे ज़्यादा अमाउंट में वाटर लेते हैं। तो इस तरह भी पानी की जो मात्रा है धीरे धीरे कम हो रही है।
क्योंकि हम उसका जितना ज़्यादा यूज करेंगे, उससे जितना ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, वाटर तो कम ही होगा ना। तो इसलिए हमें कहा गया है कि वाटर को हमें बचाना है तो हमें उसे सेव भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हमें उसे वेस्ट करते रहना चाहिए, हम उसे सेव करने का भी जानना चाहिए कि वाटर को सेव करने के क्या क्या तरीके होते हैं। ये सारे जो है मेजर कॉजेज हैं कि हमारे वाटर किस तरह शॉर्ट हो रही है, किस तरह पानी की कमी हो रही है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से भी वाटर शॉर्टेज तो हो ही रहा है। साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर है उसका भी डेप्लेशन हो रहा है और जितने भी पीने योग्य पानी है वो भी हमें नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट समझते हैं कि क्या बताया गया कि वी नीड टू बी वरीड अबाउट द वेस्टेज during the supply of water through pipes, the leaking taps in buildings and other places। हमें इसके बारे में भी वरी करना चाहिए, हमें इसके बारे में चिंतित होना चाहिए। हम देखते होंगे कि जितने भी वाटर का वेस्ट हो रहा है, अगर पाइप्स के थ्रू वाटर का सप्लाई हो रहा है तो कहीं देखेंगे कि पाइप में ही लीकेज होता है, पाइप में ही कहीं होल होता है, जिससे बहुत सारा वाटर वेस्ट होते रहता है। या फिर जितने भी टैप्स होते हैं वो लीक करते रहते हैं हमारे बिल्डिंग्स में, हम देखेंगे, या फिर कहीं दूसरे प्लेसेस पे भी। तो ये सारे भी क्या है, इस सब के कारण भी वाटर हमारा वेस्ट होता है। अननेसेसरी यूज ऑफ वाटर एंड ओवर ड्राइंग फ्रॉम ग्राउंड वाटर शुड बी अवॉइडेड। हमें वाटर का अननेसेसरी यूज जो करते हैं हम, इधर उधर जो पानी को बिना मतलब का वेस्ट करते रहते हैं, उसको कम करना चाहिए। और इससे क्या होगा, जो हमारे ग्राउंड वाटर है वो भी बचेंगे और साथ ही हमें इस पे जो हम इससे वेस्ट करते हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए, उसको बचाने का सोचना चाहिए। और जो हम ग्राउंड वाटर वेस्ट करते हैं उसे हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें ग्राउंड वाटर को सेव करना चाहिए। रिचार्ज ऑफ वाटर टू द ग्राउंड शुड बी इंक्रीज्ड। अगर हम ग्राउंड वाटर को सेव करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा वाटर जो है, वाटर का लेवल बढ़ेगा और वाटर जो है वो हमारे लिए और हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए भी सेव रहेगा। नेक्स्ट समझते हैं, द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। हम रेन वाटर का यूज जो है वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए भी कर सकते हैं, यानी ग्राउंड वाटर के जो वाटर होते हैं उसको भी रिस्टोर करने के लिए कर सकते हैं। दिस इज़ रेफर टू एज वाटर हार्वेस्टिंग या रेन हार्वेस्टिंग। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम रेन वाटर जो है उसको स्टोर करके या फिर जो ग्राउंड वाटर है उस फॉर्म में रेन वाटर को किस तरह स्टोर कर सकते हैं। तो इसके कुछ प्रोसेसेस बताए गए हैं, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसके बारे में हमने क्लास 6 में डिटेल से पढ़ा था। आपने उसके बारे में जाना भी था कि किस तरह हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। जो रेन वाटर आते हैं तो उसको अपने छत पे या फिर कहीं जो हमारा खुला ग्राउंड है वहाँ पे मट्टी से घेर कर या ईंटों से घेर कर एक बड़ा सा कंपाउंड बना लेते हैं और उसमें वाटर को स्टोर किया जाता है। फिर जब ज़रूरत पड़ने पे उसी वाटर का यूज़ हम अपने एग्रीकल्चर में या फिर जो भी घरेलू काम होते हैं जैसे वॉशिंग, इन सब में या फिर कुकिंग में भी हम वाटर को फ़िल्टर करके इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर वाटर हार्वेस्टिंग करके उस वाटर को फिर से अपने यूज में ला सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बताया कि बावड़ी वाज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। बावड़ी जो है वो राजस्थान साइड में पहले बताया गया है कि एक ट्रेडिशनल वे था, ट्रेडिशनल तरीका था वाटर को कलेक्ट करने का। इसके थ्रू क्या होता था, बावड़ी के थ्रू, जैसे कि एक बड़ा सा वेल जैसा, कुएं जैसा या फिर बड़े सा कंपाउंड जैसा बना के छोड़ दिया जाता था और उसमें वाटर को स्टोर किया जाता था। जब वाटर की स्कार्सिटी होने लगती थी, कमी होने लगती थी, तो फिर इसी वाटर को लोग यूज करते थे, जिसे स्टोर करके रखा जाता था। नेक्स्ट समझते हैं, देखिए ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग्स विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट। ये ड्रिप इरिगेशन जो है वो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको वाटर का सप्लाई करने का एक टेक्निक है। तो इसमें क्या होता है, प्लांट्स को वाटरिंग यानी पानी पहुंचाने की एक टेक्निक है। क्या इसके थ्रू कैसे किया जाता है ये टेक्निक का यूज़, तो इसमें क्या होता है, एक नैरो ट्यूबिंग्स होता है, उसके थ्रू वाटर जो है डायरेक्टली उस प्लांट के बेस तक पहुंचाए जाते हैं। वी शुड फॉलो
सेव वाटर हैबिट्स, हमें क्या फॉलो करना चाहिए, तो हमें अपने वाटर को किस तरह सेव किया जाए, उस हैबिट्स को, उस आदतों को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अगर आप कहीं टैप खुला देख रहे हैं तो उस टैप को क्लोज़ कर दीजिए, या फिर कहीं पाइप में लीकेज है तो उस जल्दी से म्यूनिसिपल पार्टी जो होते हैं वहाँ पे कॉल कीजिए और बताइए उन्हें कि यहाँ पे पाइप का लीकेज हो रहा है, उस लीकेज को ठीक करवाइए। आप कम अमाउंट में वाटर का यूज कीजिए, वाटर को सेव करने का सोचिए किस तरह हम वाटर को सेव कर सकते हैं। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टेक्निक है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह हम बहुत सारे टेक्निक्स का यूज करके या फिर खुद से अगर सोचें तो हम वाटर को सेव कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, जिससे इफ़ेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी ऑन प्लांट्स, तो इसका इफ़ेक्ट अगर हमारे पास वाटर नहीं रहेगा तो इसका इफ़ेक्ट प्लांट्स पे भी पड़ेगा। वाटर की कमी हो जाएगी तो प्लांट्स को भी वाटर नहीं मिल पाएगा। इस कारण अगर प्लांट्स को वाटर नहीं मिल पाएगा तो हम जानते हैं कि हम टोटली प्लांट्स पे ही डिपेंड है अपने फूड के लिए। तो प्लांट्स अगर नहीं रहेगा तो प्लांट्स हमें फूड नहीं दे पाएगा, प्लांट से हमें इवन ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह हमारा लाइफ भी, हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए कहा गया है कि आप अगर वाटर को सेव करेंगे तो आप भी सिक्योर रहेंगे और आपके फ्यूचर भी सिक्योर रहेगी और आपके आने वाले जनरेशन भी सिक्योर रहेंगे। तो इस तरह क्या है, हमें क्या करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए, वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।